नमस्कार, मीडिया बोल के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कितना आज़ाद है हमारा मीडिया, किसको आज़ाद चाहिए मीडिया, आज़ाद मीडिया किसको चाहिए, यही आज का प्रश्न है। इन दिनों देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश और तमाम समाज के वे लोग जो सोचते समझते हैं और देश के लोकतंत्र के बारे में, निज़ाम के बारे में, आवाम के बारे में गंभीरतापूर्वक जिनके दिमाग में बातचीत चल रही है, विमर्श चल रहा है, वे सभी लोग सोच रहे हैं मीडिया के बारे में, मीडिया के चैलेंजेस के बारे में, मीडिया के अंदर क्या हो रहा है, मीडिया कैसे बेहतर परफॉर्म करे, मीडिया कैसे आवाम के इश्यूज़ को टेकअप करे। इन चीज़ों को लेकर वे अपनी बात भी कह रहे हैं तमाम फोरम्स पर। लेकिन एक अजीब बात है कि मीडिया के अंदर जो बड़े लोग हैं, जो मीडिया के बड़े हाउसेज हैं, वहाँ ये कंसर्न उतना नहीं दिखता। क्या वजह है? हम इन्हीं कुछ सवालों पर आज बात करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, साथ में हैं नलिनी सिंह, टेलीविज़न की जानी मानी पत्रकार और नेपाल वन टेलीविज़न की वो एडिटर इन चीफ भी हैं। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। विनोद, हम यही आपसे समझना चाहते हैं कि आखिर हमने देखा कि रामनाथ गोहेन का मेमोरियल लेक्चर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मीडिया पर काफ़ी केंद्रित भाषण किया और उन्होंने यहाँ तक बताया कि जो आज का दौर है उसमें सस्टेनेबल मीडिया कैसे चलाया जा सकता है, इस पर गौर करना चाहिए पत्रकारों को। ये बात भी कही। अभी हाल में 12 जून को बेंगलुरु में हामिद अंसारी साहब, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने मीडिया पर काफ़ी चर्चा की और कई महत्वपूर्ण उन्होंने सुझाव भी सामने लाए। अभी हमने देखा जस्टिस AP शाह, जो MN रॉय मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने मीडिया पर काफ़ी ध्यान केंद्रित किया लोगों का। आखिर मीडिया पर समाज की तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो विचारक हैं, चिंतक हैं, वो सोच रहे हैं, लेकिन मीडिया में ये चिंता कम क्यों है? आपको क्या लगता है, या मुझे केवल लग रहा है? देखिए, ये बात तो सही है कि जो लोग दानिशमंद लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे अच्छे से चलाए अपने कार्यकाल में, वो चिंतित हैं। लेकिन आज़ाद मीडिया, अखबार वाले जो मालिकान हैं, उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए वो मीडिया जिससे कि पैसा अर्जित हो सके। जो सरकारें हैं उनको भी आज़ाद मीडिया नहीं चाहिए। जब वो विपक्ष में होती हैं तो आज़ाद मीडिया चाहिए होता है, जब वो सत्तारूढ़ हो जाती हैं तो आज़ाद मीडिया नहीं चाहिए होता है। जनता को, आवाम को आज़ाद मीडिया चाहिए। बदकिस्मती से बड़े शहरों वाला आवाम में रहने वाला आवाम भी आज के दिन बटा हुआ है। कुछ को आज़ाद मीडिया नहीं चाहिए और कुछ को आज़ाद मीडिया चाहिए। ये बदकिस्मती है। हम एक बहुत बरस पहले बांग्लादेश गए थे, तो वहाँ हमने देखा कि हर क्षेत्र में एक वर्टिकल डिवाइड थी, शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच में। उसी तरह हमारे देश में भी आजकल एक वर्टिकल डिवाइड है। उन लोगों में जो मोदी जी की सरकार के साथ हैं और उन लोगों में जो मोदी जी की सरकार के ख़िलाफ़ है। लेकिन यथार्थ ये है कि गरीब इंसान को मीडिया चाहिए, आज़ाद मीडिया चाहिए। वो गरीब इंसान जो 5 बरस तक इंतज़ार करता है कि उसकी आवाज़ कहीं पहुंच जाए सत्ता के गलियारों में, और उसको कोई टेलीविज़न चैनल पे बुलाकर बातचीत नहीं करता है। लेकिन विरोध, माफ़ करना हस्तक्षेप के लिए, ये हालात मीडिया के 2014 के बाद से ही तो नहीं हुए हैं। मीडिया में पेड न्यूज़ से लेकर मीडिया में फेक न्यूज़, प्लांट न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें, हम ये बीमारियां बहुत पहले से रही हैं। आपने ठीक कहा। 2004 में जी एक मैंने पेपर लिखा था और हमारे यहाँ जो मेरी बॉस थी उनको मैंने दिखा के उसको छापा था एक मैगज़ीन में, और उसका टाइटल था जर्नलिज्म एज कॉमर्स। और वो टाइटल इंस्पायर्ड था अरुण शौरी के एक आर्टिकल से जो इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने इंदिरा गांधी एज कॉमर्स करके लिखा था। और मैंने अरुण शौरी जी से उस वक्त बात भी की थी और मैंने कहा था कि ये जो व्यावसायिक पहलू है पत्रकारिता का, उस पर जो इतना फोकस है, उसके चलते हमारा जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की तरफ, अपने देश की तरफ, वो हम भूल रहे हैं। और यही बात हामिद अंसारी साहब ने भी अपने लेक्चर में कही इस हवाले से कि महात्मा गांधी जब अखबार निकालते थे तो पैसा नहीं कमाते थे, उसको पैसा नहीं लेते थे उसको बांटने के लिए, वो अखबार निकालते थे जनता को जागरूक करने के लिए। लेकिन विनोद, आपने चूँकि चर्चा की है इसलिए मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा और बिल्कुल संक्षेप में कि
जैसा आप भी मान रहे हैं कि 2014 से पहले भी मीडिया में, हमारे देश के मीडिया में बहुत सारी समस्याएं थीं। क्रॉस मीडिया होल्डिंग तब भी थी, फेक न्यूज़ तब भी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती थी, मीटिंग्स होती थी और रिपोर्ट आती थी, उस पर कोई एग्जीक्यूशन उसका नहीं होता था। ये सब पहले था। लेकिन 2014 के बाद के इंडियन मीडिया के सिनारियो में, परिदृश्य में आप क्या बुनियादी फ़र्क पाते हैं? इंटॉलरेंस बढ़ा है। इंटॉलरेंस बढ़ा है। देखिए, डिसएग्रीमेंट हमेशा रहा है जी। हमारे देश में, हमेशा डिसएग्रीमेंट रहा है। और अगर डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो जमहूरियत थोड़ी चलेगी। दो पक्ष होने पड़ेंगे किसी भी मुद्दे के। तो वो दो पक्ष जो हैं आज के दिन पर्याप्त रूप से, वो पक्ष जो सत्तारूढ़ दल को अच्छा नहीं लगता, वो सही से उजागर नहीं होता। नहीं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जैसे विनोद भी ने भी कहा कि असहिष्णुता बढ़ी है। लेकिन हम समाज में देखते हैं, मेट्रो में चलते हुए, सड़क पे चलते हुए, बसों में चलते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए समाज भी बहुत बुरी तरह बंटा हुआ है। एक पक्ष है जो चाहता है कि मीडिया में शाम को, खासकर टेलीविज़न चैनलों में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरा तबका है जो बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस करता है कि नहीं, ये सब भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, इसमें तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं है, चर्चा नहीं है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधभक्ति हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि इन दिनों कई बार मीडिया के बारे में भी कहा जाता है कि वो विपक्ष पर गोली दाग रहा है, वो सत्ताधारी दल के भी उसी नेता या उसी समूह पर कभी कभी गरजता है जो सत्ता शीर्ष पर या सत्ता सिंहासन पर जो लोग बैठे हैं उनसे थोड़ा वो नाराज़ हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो चर्चा समाज में है ये वाकई मीडिया को लेकर एक तार्किक ढंग की चर्चा है या यूं ही गप है? बिल्कुल गप नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल तर्क संगत है और आपका ये जो आज मौजू है ये भी तर्क संगत है। उसके पहलू जो ये विनोद की जो बात से शुरू करो, इन्होंने कहा इंटॉलरेंस, लेकिन असहिष्णुता, लेकिन मैं केवल उसको नहीं समझती। मुझे लगता है कि अगर आपने कह दिया कुछ, जो सरकार कुछ कह रही है उसके खिलाफ कह दिया, तो आप देशद्रोही हैं, आप एंटी नेशनल हैं। यानी इंटॉलरेंस से बढ़ के आप एंटी नेशनल हैं। कौन चाहता है कि वो उनके माथे पर लगे? दूसरी ये बात है कि जो जनता है, आपने सही कहा, विनोद जी भी कह रहे हैं कि जनता कि मुझे लगता है कि 60-70% जनता शायद ये चाहती है कि सरकार के ख़िलाफ़ कुछ ना कहा जाए। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा, ये आप देखें रूस में, अगर आप देखें रशिया में, आप देखें, आप कई जगह देखेंगे ये जो एक रुझान है ये पनप रहा है सरकारों की तरफ कि मीडिया में कुछ ना कहा जाए। दूसरी ये बात है कि देखिए, जिस माहौल में अगर विजिलेंटे ग्रुप्स होंगे, यानी कि जो कि कहें कि आपने गलत कहा तो आपका सर कलम कर सकते हैं, आपको पीट सकते हैं, आपको लिंच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें प्रेस फ्रीडम नहीं हो सकती। अब क्या है कि जो जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, क्या वो अपना सर कलम करवाने के लिए जाएगा? मुझे नहीं लगता कि हम लोग उतने बचे हैं। शायद देश में 1-2 भी ना हो जो इस वक्त चाहते हैं कि हमारा सर कट जाए, लेकिन हम सच कहेंगे। दूसरा ये है कि जो कि ये कहा जाता है कि आपने ये जो बीड़ा उठाया है जनता को एक्सपोज करने के लिए, दरअसल क्या है कि उसके पीछे में हमने अब जो जिसे कहते हैं एक बोलने की शैली बदलती है। देखिए, आज जो बहुत जिनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है वो टेलीविज़न, कल के दिन सोशल मीडिया डालेगा, लेकिन अभी भी टेलीविज़न है। हमारे स्टार एंकर्स हैं जो कि स्टूडियो में आपको बुलाते हैं, जिनका मत ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है कि इस मुद्दे पर क्या मेरा प्रोग्राम क्या कहेगा। बुला लेते हैं कुछ उसके मत वाले और कुछ जो विपक्ष वाले, विपक्ष पॉलिटिकल नहीं, जो दूसरा मत रखते हैं, उनको बुलाते हैं। 2 चीज़ें मुझे कहनी है, उनको टोकते हैं, उनको जलील करते हैं, उनकी रेपुटेशन उछालते हैं, उनकी इज्जत उछालते हैं, उनको रौंदते हैं एक किस्म से। जो खुद हैं, वो जो ज़ुबान है बोलने वाली, मुझे लगता है कि ये इस तरह से बोलना कि हम ही स्टार है, जो हम कहेंगे वही ठीक है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर के ये अब नई चीज़ आई है। अगर आप खुद पे भी तो रोशनी डालनी चाहिए ना। 2004 से 2014 यूपीए एनडीए से हट के हम ये भी कहें कि जो हमारे बोलने का एक
इडियम है वो, उसमें क्या हुआ, एंकरिंग हुआ है जो होती है वो एक वार्तालाप और एक स्पीच के बीच की होती है। लेकिन अब तो हम जैसे रैली में स्पीच मार के, लाठी मार के स्पीच दे रहे हैं, एंकर्स वो क्यों हो गए? तो आप जो मसला उठा रही हैं, तो अगर हम अकबर इलाहाबादी के उस मशहूर उन लाइनों को अगर हम बदल कर देखें, वो उन्होंने कहा था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन अब तो हाल ये हो गया है कि जो मीडिया है, मीडिया का बड़ा हिस्सा, जब मैं मीडिया कह रहा हूँ तो मीडिया का बड़ा हिस्सा वो स्वयं बारूद बन गया है सत्ता के तोप में डालने के लिए। क्या तो ये जो हुआ है, ऐसा हुआ है, देखिए एक जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट कब झेप गया, कब शर्मा गया, कब सरकार का हिस्सा बन गया, कब उस दीवार पर जाके उसने अपनी भी तस्वीर लटका दी जहाँ पर नेताओं की है, पता ही नहीं चला। देखिए हमें कहा गया प्रेस्टिट्यूट, यानी कि हम बिकाऊ माल हैं। हो सकता है हम बन भी गए हैं बिकाऊ, लेकिन क्या हुआ, हमारे दम को क्या हुआ कि हमने वो बात मान ली, हमने सर झुका लिया। और सरकार आज का की विडंबना, आज सरकारी मीडिया से ज़्यादा सरकार का बचाव करने वाला है प्राइवेट मीडिया। लेकिन विनोद, इस पूरी जो प्रक्रिया है या जो नतीजा यहाँ तक पहुँचा है, जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, उसके लिए असल खलनायक कौन है, उसके विलेन कौन है? क्या सिर्फ ओनर्स हैं, एडिटर्स हैं, सत्ता संरचना है, पत्रकार हैं, या हम सब हैं, या पूरा समाज है? क्योंकि समाज शायद एक बहुत ही वाइब्रेंट, एक आप यूँ कहें कि ऑब्जेक्टिव मीडिया शायद नहीं चाहता, आप ये कह सकते हैं, या ये कह रहे हैं कि केवल वे लोग जिम्मेदार हैं, वे असल खलनायक हैं जिनके हाथ में पूंजी है और ताकत है? देखिए मेरी बात समझिए, ये नलिनी ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड है, ये बात सच है। लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है वो पोस्ट मॉडर्निस्ट है। हमारा जो है इन एस्पिरेशन ऑफ मॉडर्निज्म है। इंडिया में जो लोग आतंकवादी बोले जाते हैं, जो लोग वो सत्तारूढ़ दल जो कि अपने आप को इस प्रॉमिस पे जीत के आया कि हम आपको अमीर बनाएंगे, हम आपको संपदा देंगे, हम आपको प्रॉस्पेरिटी देंगे और अपॉर्चुनिटी देंगे, जो उसके आड़े आता है, उसको लोग उसी नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से अमेरिका को वो आवाम देखता है। एक ज़माने में प्री मॉडर्निस्ट एरा में, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा है, जब मॉडर्निस्ट एरा चल रही थी तो ह्यूमन राइट्स एक बड़ा इशू अमेरिका में होता था। आज के दिन नहीं है। वहाँ पर अमेरिका अपने आप को दुनिया का पुलिसमैन मान के चलता था। आज के दिन वो नहीं है। जनता नहीं चाहती, उसके पास पैसा भी नहीं है और उसके पास वो सरोगेट्स भी नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है वो भारत की समृद्धि के आड़े आ रहा है और ज़्यादातर नाम उसमें आतंकवादियों के लिए जाते हैं और बदकिस्मती से उनके साथ एक पूरे समाज का नाम, उसकी साख तो जोड़ दी जाती है। वो जो समाज है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं हम, लेकिन वो भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। वो 20 करोड़ हैं इस देश में और उस ह्यूमन रिसोर्स को हम तिलांजलि देकर इस देश की जो संपदा पैदा करने की कैपेबिलिटी है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपके सवाल पे मैं आ जाता हूँ। आपका सवाल, हमारे यहाँ इसमें सब कुछ शामिल है। अंग्रेज़ी में कहावत है थिक एज थीव्स, जो माफ़ी चाहता हूँ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो चोरों की यूनियन होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं और एक दूसरे पे वो फीड करके ही ग्रो करते हैं। और जो ईमानदारों की यूनियन होती है वो बहुत वीक होती है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ईमानदार समझते हैं। हम चोरों के बजाय वेस्टेड इंटरेस्ट की तो हम वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करते हैं। चोरों का नाम नहीं लेते, हम उनको चोर नहीं बुला रहे हैं, लेकिन संज्ञा दे रहे हैं। एक मेटाफोरिकल सेंस में मैंने इसको यूज़ किया है, एक इंग्लिश प्रोवर्ब के सेंस में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि पत्रकारिता आज के दिन मिशन नहीं है, आज के दिन कॉमर्स है। लेकिन प्रोफेशन तो हो, और ये अगर मिशन नहीं है तो प्रोफेशन हो, कम से कम एक बेहतर प्रोफेशन। देखिए, आप जब अभी बात चल रही थी टेलीविज़न चैनल्स की, इस देश में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है 90%
गलत होती है। 90% रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो आपको खड़ा होकर कहीं कोई बता रहा है वो गलत है। अंदर मीटिंग चल रही है, उसको पता नहीं अंदर मीटिंग चल रही है। बहुत बार हमने देखा कि उनको ये भी नहीं पता कि कौन लोग मीटिंग में संलग्न है, लेकिन वो बता रहे हैं आपको कि बातचीत क्या हो रही है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जो कि फैक्ट बेस्ड नैरेटिव नहीं है, रोज़मर्रा के। लेकिन बेसिक बात जो नलिनी जो ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि अगर हमारे देश का मीडिया दुनिया के मीडिया के तुलना में अगर देखें तो पूरे दुनिया में प्रिंट जहां घाटे में जा रहा है, बहुत बुरी स्थिति है, खासकर विकसित देशों की बात मैं कर रहा हूं। अपने देश में आज भी प्रिंट में ग्रोथ है, पैसा कमा रहे हैं बड़े मीडिया हाउसेस, टेलीविज़न अकूत पैसा कमा रहा है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री के बारे में, वो आँख खोलती है कि कितना मुनाफा कमा रहे हैं बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स। जो बड़े अखबार हैं उनका भी 5% से ऊपर ही ग्रोथ है। अब मेरा ये कहना है कि ऐसे दौर में अगर न्यूज़ गैदरिंग पर, खबर लाने पर, शोध पर अगर ये हाउसेस खर्च नहीं कर रहे हैं और सिर्फ टेलीविज़न भजन मंडली में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ लोग उसको एम्बेडेड मीडिया को गोदी मीडिया कहने लगे हैं, चलो मैं उसको नत्थी मीडिया कह देता हूँ ताकि कोई अनुप्रास या रूपक न बना ले। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अंदर से क्यों नहीं दबाव है पत्रकारों का, संपादकों का, एडिटर्स गिल्ड का, आखिर ये संस्थाएं क्या हमारी कर रही हैं? देखिए, जैसा आपने कहा, मैं अभी जवाब देती हूँ, लेकिन जो आपने कहा कि मुनाफा कमा रहे हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, बड़े बड़ों की, हमारे मीडिया घरों की 5% से ज़्यादा, बरक्स उसके विपरीत उसके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 136 पर हैं। 136 पर हैं। पाकिस्तान हमसे आगे है। नहीं, पाकिस्तान मुझे लगता थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान और सोमालिया वगैरह उस कतार में हम खड़े हैं। हम खुश हो सकते हैं, हमारे राष्ट्रवादी खुश हो जाएंगे कि पाकिस्तान हमसे भी नीचे है। आप देख लीजिए कि अगर है कि नहीं। मुझे तो ये पता लगा था कि वो ऊपर है, लेकिन मैं अगर गलत कह रही हूँ तो क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए आपको बता दें, हम नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कतर, इंडोनेशिया, अंगोला, फिलीपींस, जिम्बाब्वे, कोलंबिया, मोरक्को, अल्जीरिया से भी हम नीचे हैं। चलिए, अब ये है कि मुझे आपसे कहना है, आपने ये कहा कि क्यों नहीं ये इसका शोर मचता है। मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ, आज के लिए 2 टॉपिक आप ले लीजिए। एक वो जो प्रतापगढ़ उदयपुर में जफ़र खान है, उसकी मृत्यु कैसे हुई। देखिए, मैं कितनी केयरफुल हूँ, मैंने ये नहीं कहा उसकी हत्या कैसे हुई, मैंने कहा उसकी मृत्यु कैसे हुई। मैं यहाँ तक कि कह रही हूँ उसको खोज लीजिए, उसकी खोजबीन कर दीजिए, और हमें यानी कि जनता को यकीन आ जाए कि जो आपने रिसर्च करके निकाला, जो फोरेंसिक एविडेंस आपने एग्जामिन की, वो निष्पक्ष की, और उस पर हम भरोसा कर लेंगे। क्या आज करेंगे? आज लेकिन नलिनी, उस घटना पर कोई प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल ने कोई बहस नहीं की शाम को। चलिए, दूसरी चीज़ मैं आपसे कहती हूँ। देखिए, दूसरी चीज़ मैं आपसे कहती हूँ, कह रहे हैं कि नौकरियों का बढ़ना का जो बढ़ने का दर है वो कम होता जा रहा है देश में, और ये बहुत चिंता का विषय है। अब ये कह रहे हैं, ये दबी हुई ज़ुबान निकलती है, थोड़ा बहुत ऊपर से निकलती है, लेकिन अब पनगरिया जी ने, नीति आयोग के जो कि वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि नौकरियों की जो आंकलन है वो तरीका ही गलत है, उसी को बदल दीजिए, देखिए नौकरियां निकल आएंगी कि बहुत बढ़ रही हैं। मेरा आपसे कहना कि अगर फिर ये सरकार भी तो इस तरह की बातें कर रही है, अब कौन है मीडिया जो कि जाके देखेगा कि जो नौकरियां जो नौकरियां जो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, या उनका स्तर दर क्या है। मेरा आपसे ये कहना है कि जो कुछ रिसर्च हम लोग पहले करते थे वो अब ज़रूरी नहीं है। देखिए, जो इस वक्त मीडिया चल रहा है वो उसी में 5% की वृद्धि आप बता रहे हैं, उसी में मुनाफा बता रहे हैं। तो जबकि एक सजी सजाई पुलाव आपके सामने है, तो फिर क्यों उसको कोई डिस्टर्ब करेगा? यानी कि उसी में आप ज़्यादा घी डालिए या जो भी कुछ डालिए। ये चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर है मीडिया का, वो बहुत ही आपसे दूसरी तरफ जा चुका है, वो कहता है यही ठीक है। लेकिन क्या विनोद, ये जो मसला जहाँ फंसा हुआ है हमारे देश के मीडिया का, आखिर इसको कौन तोड़ेगा? क्या समाज की तरफ से, पत्रकार की तरफ से, कहाँ से वो चीज़ निकलेगी, वो आवाज़ निकलेगी जो इसे ब्रेक करे, इसे तोड़े, एक नई दिशा की तरफ मोड़े? देखिए, जो एंटी ग्राफ्ट मूवमेंट हुई थी, जो अन्ना हज़ारे ने चलाई थी, उस मूवमेंट के दौरान राजनीति ने अपनी साख खो दी, और अब जो मूवमेंट चल रही है वो मीडिया के स्वयं के खिलाफ वो मूवमेंट है, और उसमें बहुत से लोग अपने कुकर्मों से कार्यरत हैं,
और जनता परस्पर इस बात पे विश्वास करने लगी है कि ईमानदार पत्रकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो ऑक्सीमोरॉन है, वो विरोधाभास है। कोई ईमानदार पत्रकार की साथ बहुत तेजी से गिरी है, बहुत तेजी से इसलिए गिर गई है कि भारत की पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इतने संलग्न हो गए हैं पत्रकार, इतने पार्टीशन हो गए हैं, इतने जुड़ गए हैं लोगों के साथ और नामों के साथ और सत्ता के साथ और विपक्ष के बड़े बड़े अखबारों के बड़े तो उसके चलते जो आपका काम था, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, डिराइव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, उस पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। आप जो अपना सौदा बेच रहे हैं, और माफ़ी चाहता हूँ मैं इन्फॉर्मेशन को सौदा बना के पेश कर रहा हूँ, ये जो सौदा बेच रहे हैं आप, इसमें मिलावट करके बेच रहे हैं। और मैं परस्पर ये कहता रहा हूँ, और एक आध बार आपको भी मैंने किसी चर्चा में कहा कि अगर इन्फॉर्मेशन एक सौदा है, एक साबुन की टिकिया है या एक चॉकलेट का पीस है, तो फिर अगर उसमें आप मिलावट करते हैं तो आपको जो मिलावट का कानून है उसके तहत आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बात ये है कि सरकारें ये पता लगा चुकी हैं कि पत्रकार जो है, जिसको कि हमारे मित्र जयपाल रेड्डी बेयरफुट एजुकेशन वर्कर कहा करते थे, वो बेयरफुट एजुकेशन वर्कर एक फ्री एजेंट नहीं है, और उसको उस पे ऊपर अपना प्रभाव बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सीधा मालिकान को पकड़िए, और मालिकान आजकल संपादक भी होते हैं, और उनके ज़रिए अपने काम करवाइए। 2008 में अगर आपको याद हो, एक पूरा डेलीगेशन गया था सरकार के पास, इकोनॉमिक डाउनटर्न का ज़माना था, और ये उनकी याचना थी, उनकी प्रार्थना थी कि भाई सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट का प्राइस बढ़ाए। अब हमारे बिजनेस मॉडल्स इतने डिपेंडेंट हो गए हैं एडवर्टाइजमेंट पे कि जो 5 रुपए का अखबार है, वो जो बेचते हैं वो 50 रुपए का बनाते हैं, 25 या 50 रुपए का, डिपेंडिंग कितने पेजेस है। तो जितनी बड़ी सर्कुलेशन उतना बड़ा नुकसान, और उसके चलते आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो निर्भीक पत्रकारिता के पक्ष में नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही विनोद। एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ दूं, जो टीवी के पक्ष में आप देखें तो जो बड़ी चैनल्स हैं उनको वो लोग अब जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है कि देखने के लिए कि आपने वो उनका विज्ञापन चलाया कि नहीं, सरकार का डीएवीपी से मिला, तो उसके लिए एक मॉनिटरिंग होती है। अब उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो मॉनिटरिंग केवल बार्क करेगा, यानी कि जो अपना है, लेकिन बार्क में दाखिल होने के लिए आपको 5-7 लाख रुपए की आपको मेंबरशिप चाहिए, और ये बार्क का जो करने के लिए 12 लाख और चाहिए। जो छोटे लोग हैं उनके लिए 20 लाख रुपया निकाल देना सालाना असंभव है, असंभव से भी कुछ परे कहें तो ये है कि फिर बड़े लोग उसको ले लेते हैं। बड़े जो हैं वो उनकी बिजनेसेस इतनी बड़ी हुई हैं कि वो अब इस चीज़ में कभी ख़तरा मोल ही नहीं ले सकते। सिर्फ उन्होंने एक उपाय निकाला है, विनोद मुझे बता सकते हैं कि ये सही करे। मैंने देखा कि जिनके पास में 2-3 अखबार हैं या 2-3 चैनल्स हैं, एक चैनल कुछ देर के लिए सरकार को लताड़ेगा, दूसरा चैनल उसी वक्त उसकी तारीफ़ कर रहा होगा, उन्हीं के ग्रुप का। फिर जो उसके बाद में एक चैनल को ये हो जाएगा कि जी ये इस चीज़ में बहुत अच्छा कहता है, तो फिर वो उस चीज़ में अच्छा कहेगा, यानी कि दोनों पार्ट लेकर के। लेकिन इस तरह से वो अपने सरकार के साथ संबंध बचा लेते हैं, मधुर संबंध रहते हैं। जो विनोद अभी बात कर रहे थे सस्टेनेबल मॉडल की, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम एक और बात आप दोनों लोगों से पूछना चाहते हैं। वो ये कि पिछले ही दिनों जब एनडीटीवी को लेकर इतना सारा मोबिलाइजेशन हुआ पत्रकारों का, उस वक्त भी जेन्युइनली जो पत्रकार जो अपने प्रोफेशन को बहुत गंभीरतापूर्वक लेते हैं, ईमानदारी से लेते हैं, वो भी कहते थे कि भाई हाउस के बारे में या किसी बड़े आदमी के बारे में सवाल उठा है तो सब लोग गोलबंद हुए हैं, लेकिन जब आम पत्रकारों पर कुछ आती है तो कोई खड़ा नहीं होता है। ये एक जो विभाजन रेखा दिखाई दे रही है मीडिया कम्युनिटी में, कि एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ एडिटर इन चीफ, तीसरी तरफ वे लोग जो सत्ता संरचना में भी अच्छी जगह बनाए हुए हैं, मीडिया में भले क्यों ना हो वो, और एक जगह आम पत्रकार। वो ये समझता है कि जैसे ही वो बेरोज़गार होगा उसकी ज़िंदगी के सारे जो अर्थ जो हैं वो अनर्थ में तब्दील हो जाएंगे। तो ये जो अलगाव है, ये जो विभाजन है, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, ये बिल्कुल याद आता है मुझे कि जबकि फॉरेस्ट ऑफिसर
कुछ कर देता है जंगल में, उसके हाथ से कुछ गोली लग गई या किसी को ये हो गया, अगर उसके हाथ से इंसान को गोली लगी, दूसरी बात किसी जानवर को भी मार दिए जो कि एक फॉरबिडन लिस्ट में है, तो उसको अपना केस 20 साल खुद लड़ना पड़ता है। यानी कि सरकार कहती है नहीं जाइए। हमने क्या किया है, हमने छोटे पत्रकारों को यही किया है, आपने गलती की आप जाइए। वर्किंग जर्नलिस्ट वो कहीं आपके विमर्श में नहीं है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो मीडिया के विमर्श से गायब है, क्योंकि आपने उसके बारे में, उसके वेजेस के बारे में, उसकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में सब कुछ आपने सोचना बंद कर दिया है। देखिए, वो जो एक्ट आया था पत्रकारों के लिए पंडित नेहरू के ज़माने में, आज के दिन वो डिसफंक्शनल है। वेज बोर्ड लागू नहीं होता, वेज बोर्ड मान्य नहीं है, वेज बोर्ड में क्वालिफाई नहीं करते बहुत से लोग, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स पे चले गए हैं। पत्रकारों को भी ज़्यादा पैसा चाहिए था और उस लालच में, लोभ में वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में चले गए, जहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, वो सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप निर्भीक तौर पे लिखें। देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जिस तरह से लोकतंत्र में यू गेट द गवर्नमेंट यू डिज़र्व, उसी तरह से लोकतंत्र में यू गेट द मीडिया यू डिज़र्व। इस देश का आम नागरिक जो सक्षम है वो इन्फॉर्मेशन के लिए पैसा नहीं खर्चना चाहता। आप मुझे एक जगह निशानदेही कर दीजिए, पूरे साउथ एशिया की बात कर लेते हैं कि जहाँ पर 5 रुपए में अखबार बिकता है और जहाँ पर हर चैनल जो है न्यूज़ चैनल फ्री टू एयर है। मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स की कोई खबर देखनी होती तो मुझे सब्सक्राइब करना पड़ता है। आप समझिए इस बात को। तो जब तक, और एक ज़माना, बदकिस्मती क्या है, हम इस बात को माने कि हमने जो नई फसल दी है पत्रकारों की इस देश को, उसको हमने सही से मार्गदर्शन नहीं किया, उसका मार्गदर्शन नहीं दिखाई। क्योंकि हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में, नलिनी के ज़माने में, हमको अगर कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखनी होती थी किसी खबर को पुख्ता बनाने के लिए, तो हमको 6-8 दिन लग जाते थे, भाग दौड़ करके विभिन्न सूत्रों से पता लगाते थे और फिर बनाते थे। अब तो क्लिक ऑफ द माउस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम तो 24 कैरेट गोल्ड बना के इन्फॉर्मेशन को पेश करते थे। आजकल तो प्लास्टिक है, पीवीसी है, बटन दबाया आपको मिल गई। हम अपने ही क्रिएट किए हुए प्रोडक्ट की इज्जत नहीं करते हैं। तो आपका ये नटसेल में अगर मैं कहूँ, अगर संक्षेप में इसको कहा जाए कि जितना ही पत्रकार असुरक्षित हुआ है उतना ही संस्थान घुटना टेकू भी हुआ है। बिल्कुल, ये देखिए अंसारी साहब ने कहा था। हाँ। और आज से कोई 4-5 साल पहले एक राज्यसभा टेलीविज़न ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने कहा कि देखिए 4 स्तंभ हैं स्टेट के, उसमें से अकेला एक स्तंभ है जो डंके की चोट पे कहता है कि मैं मुनाफाखोर हूँ, और वो स्तंभ है पत्रकारिता। तो इसलिए पत्रकारिता पे बहुत ज़्यादा दायित्व है जी, कि वो अपनी मुनाफाखोरी को हरामखोरी में ना बदले। हाँ। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यथार्थ यही है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो हाल में अपने स्पीच में, जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें जो एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है, वो ये कि मीडिया को एक नए सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल की तरफ जाना होगा, जो आज के राजनीतिक आर्थिक दबावों को झेलते हुए सूचना और ज्ञान के प्रति अपनी जवाबदेही बरकरार रखे। ये उनके शब्द नहीं हैं, लेकिन उन्होंने यही बात कही है जो मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया। तो आपको क्या लगता है नलिनी कि आज के दौर में एक नए सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल की तलाश भारतीय मीडिया को करनी होगी, अगर उसको सचमुच, या इवन पत्रकारों को, संपादकों को करनी होगी, अगर उन्हें सचमुच एक सार्थक मीडिया देना है देश को और समाज को? देखिए, जवाब इसका हम लोग 20 साल पहले पूछ सकते थे, मांग सकते थे रामनाथ गोयनका से। कितनी बिजनेसेस थी उनकी, कितनी ज़्यादा उनकी जो वल्नरेबिलिटी थी बिजनेसेस की वजह से कितनी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपना अखबार इंडियन एक्सप्रेस चलाए रखा किसी तरह से। मुझे लगता है कि देखिए, इस चीज़ का जो जवाब आज के युग में है, आज अगर वो होते तो हो सकता है कि सोशल मीडिया के सामने वो भी ना टिक पाते, उनका भी मॉडल ना टिक पाता। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के ये जो सोशल मीडिया है इसमें, और फिर इसके अंदर में एक और चीज़ आने वाली है, यानी कि इस वक्त तो जो रिपोर्टर हैं या कुछ हैं, वो आपको 5 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, 1 सेकंड में पूरा कंप्यूटर आपको दे देगा वो रिपोर्ट, फिर आप क्या करेंगे? तो मेरा ये कहने का मतलब कि ये इस वक्त चेत जाना चाहिए कि संकट भी है, सामने अपॉर्चुनिटी भी है, और अगर इसको हमने रौंद दिया तो मुझे लगता है कि फिर कौन सी दुनिया में हम जिएंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों ने आज की चर्चा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की है, कुछ सवाल भी उठाए हैं, कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं। बड़ी बात यह है जिसकी तरफ राष्ट्रपति इशारा कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति इशारा कर रहे हैं, जस्टिस AP शाह ने अभी हाल में अपने भाषण में इशारा किया, लेकिन हम लोग यानी पत्रकार बिरादरी, मीडिया के लोग, मीडिया के बड़े संस्थान पता नहीं क्यों इस पर उस तरह से सजग, सतर्क और सक्रिय नज़र नहीं आ रहे हैं, कम से कम विचार विमर्श के स्तर पर। लेकिन ये ज़रूर सोचना होगा कि भारतीय मीडिया आकार और प्रकार में इतना विशाल है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके विचार विमर्श, सूचना के स्तर पर जो कमजोरियां हैं उनको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो सचमुच हमारी विश्वसनीयता, हमारी प्रामाणिकता गिरेगी। और एक विकल्प जो अभी आप लोग सुझा रहे हैं, खासकर विनोद ने भी चर्चा की, सब लोग सोच रहे हैं कि एक नए ढंग का सस्टेनेबल मॉडल ज़रूर ईजाद करना होगा अगर इस गतिरोध को तोड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। और दोस्तों, जो भी आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप अपनी शिकायत, अपने सुझाव, अपने विचार, अपनी समीक्षा, अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। इस वीडियो के नीचे हमारा पता है thewirehindy.com। नमस्कार।